So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hut. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में अपना एक सब सेक्शन को डिस्कस किया था, उसमें हमने एक अपने चैप्टर को सम अप किया था। तो आज हम अपने इस सब सेक्शन में एक न्यू चैप्टर का आगाज करने वाले हैं एंड दैट इज रिलेटेड विथ आवर एमजीकेट बायोलॉजी और वो है आपके पास एंजाइम। So basically, how will you describe the enzymes? Enzymes आपके पास है क्या? Enzymes basically these are the biochemical reactions के जो catalyst होते हैं उन्हें हम enzyme। सबसे पहली बात आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करने क्या वाले हैं। हम करेंगे सबसे पहली बात, हम क्या करने वाले हैं आज, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे हम किसकी, ऑफ कोर्सली एंजाइम्स की। सेकेंडरी हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म जिसमें ऑफ कोर्सली एंजाइम्स के मॉडल्स आ जाते हैं। थर्डली वी विल डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो चैप्टर है वो इन तीन टॉपिक्स के गिर्द घूमने वाला है। सबसे पहली बात अगर हम इंट्रोडक्शन देखें एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स आर द कैटालिस्ट। समटाइम्स इसके लिए ना एक वर्ड यूज होता है बायो कैटालिस्ट, ठीक है जी, कैटालिस्ट ऑफ बायो केमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो कैटालिस्ट हैं आपके पास वो है एंजाइम। अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट, अब देखिए आपको पास कोई भी एक रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, वो एक रिएक्शन जो आपके पास परफॉर्म हो रहा है वो एक अपनी रिदम के साथ हो रहा है, उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम है परफॉर्म होने का। सडनली आप उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज डालते हो कि वो जो रिएक्शन है जो आधे घंटे में खत्म होना था वो अब 1 मिनट के अंदर खत्म हो चुका है। तो वो जो चीज आपने डाली ना वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम उसे एक साइंटिफिक टर्म देते हैं, वो क्या है? कैटालिस्ट। उसे हम कैटालिस्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कैटालिस्ट जो स्पीड अप कर दे किसी भी रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इसे भी हम स्टडी करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एंजाइम्स एक्टिविटी, उसके अंदर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का भी डिस्कशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर एंजाइम से रिलेटेड हमारे पास ये आती है कि बेसिकली एंजाइम्स ये जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम्स क्या है आपके पास? ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि दीज आर मेड अप ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन के सब सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि प्रोटीन हमारे पास दो टाइप्स के थे, एक फिब्रस प्रोटीन, द सेकंड वन इज हैव द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेसिकली द एंजाइम्स जो है आपके पास वो क्या है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टू डिस्कस। दूसरी बात, अगर हम इनके एक्शन की बात करें, इनका एक्शन किस तरह से होता है? सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। इनका एक्शन काफी स्पेसिफिक होता है। अब इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक होते हैं ये एक्शन में? यानी देखें, अगर किसी एंजाइम ने कोई पर्टिकुलर एक्शन, यानी कि अगर वो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो फूड के डाइजेशन करवा रहा है, तो वो हमेशा से एक ही काम करेगा और वो होगी फूड की डाइजेशन।
इसके अलावा वो कोई और काम परफॉर्म नहीं करेगा। और फूड की डाइजेशन के अंदर अगर वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है तो वो वही करवाएगा, वो कुछ और काम नहीं करेगा। So basically we can say that they are very specific in action। एक्शन के अंदर ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये अपना ही पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा किसी और एक्शन के अंदर ये अपनी टांग नहीं अड़ाते। यू कैन से दैट। अच्छा, दूसरी बात, दे आर वेरी सेंसिटिव इन एक्सटर्नल कंडीशन। किस तरह से? सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। दे आर सेंसिटिव किस तरह? एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, आप ले लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये जो एंजाइम्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव। डिफाइन हाउ? सपोज यू हैव एंजाइम जिस जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो आपको बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो उस पर एक सही तरह से काम परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। इफ सडनली यू चेंज इट्स टेम्परेचर तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि वो एंजाइम जो है वो अपना काम करना बंद कर दे। अगर आप उसका टेम्परेचर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा रखते हो, लाइक सपोज आपने रख दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एंजाइम जो है वो पूरी ही तरह से आप बोल सकते हो रैप्चर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये आपको पता है ये कौन इनिशिएट करवाते हैं? आपके सेल्स। जब आपके सेल्स को नीड होती है तो वो आपके सेल्स इसको इनिशिएट करवाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई एक और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक और बात आपने याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो है ना ये हमेशा काम करते हैं रिक्वायर एक्वियस मीडियम। ये हमेशा एक एक्वियस मीडियम के अंदर ही काम करेंगे रादर देन ये किसी और मीडियम के अंदर काम नहीं करते। और आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कितना सारा एक्वियस मीडियम प्रेजेंट है। ऑफ कोर्स ये आप लोग जानते होंगे, आपके हर बॉडी आपके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड वो भी एक्वियस है। और आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर 80 to 90% तक पानी फिल्ड होता है, 70 to 90%। ठीक है। तो ये हमेशा एक्टिव होते हैं इनटू द एक्वियस मीडियम। और दूसरी बात, अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको इनके साथ साथ इनकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर ये जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज परफॉर्म कर रहे हैं, इनका काम क्या है? बेसिकली ये है ना किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जाकर सिंपली क्या करते हैं? दे lower the activation of energy। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनर्जी को ये लो कर देते हैं। किस तरह से? बाय डिक्रीजिंग द पाथवे जो है, अब सपोज करें लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ। दिस इज योर रिएक्टेंट्स। ये आपके पास कुछ रिएक्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास। यहाँ पर आकर ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब इन रिएक्टेंट्स को अकम्प्लिश होने के लिए इतनी बड़े पहाड़ को आप बोल सकते हो कि क्रॉस करके नीचे जाना होता है। ये जो बेसिकली ये आपके पास ये क्या बन रहा है? ये पहाड़ बन रहा है ना, ये आप बोल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। अब एंजाइम क्या करता है? ये सपोज करें ये इतना बड़ा ग्राफ जो बन रहा है ये विदाउट एन एंजाइम है। इफ यू इंट्रोड्यूस द एंजाइम इनटू द सिस्टम, अब यहाँ पर आपने एंजाइम को एक्ट करवा लिया, अब क्या करेगा? ये एंजाइम सिंपली डिक्रीज कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को। और एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि उतनी पहले इसको कितनी ज्यादा यहाँ से लेकर आप बोल सकते हो यहाँ तक एनर्जी रिक्वायर्ड थी,
ताकि इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी टू क्रॉस दिस पुल, या आप बोल सकते हैं बैरेज का आपको पुल पास करने के लिए एक रिएक्टेंट्स को इतनी ज्यादा एनर्जी अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड था, बट उसने क्या किया, उस पाथ को लोअर कर दिया। नाउ द रिएक्शन कैन इजीली बी परफॉर्म विथ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली। तो आई होप आपको ये जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है ये काफी टिपिकल नहीं है, इजी है, बट अगर आप समझना चाहें तो। अच्छा जी, ये तो हमारे बात हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट अबाउट इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स कितनी है हमारे पास? इसकी टाइप्स है ना, वो हमारे पास बेसिकली अगर हम एक ओवरव्यू के लिहाज से बात करें तो हमारे पास दो हैं। एक्चुअली आई लव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू आपकी जो स्किल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, वो काफी हद तक डेवलप हो जाती हैं। आप एक फ्लो चार्ट के जरिए हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी स्केडेड फॉर्म में से लेकर आप इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर रखते हो, तो वो आपको एक मैनर जो है वो आपको इजीली मेमोराइज करने में हेल्पफुल होता है। सो आई मस्ट सजेस्ट यू कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो याद नहीं हो रही, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उसका एक आप या तो फिर टेबुलर फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट करो या तो एक फ्लो चार्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। देन आई विल होप कि आपको वो इजीली याद हो जाएगा। अब इसके टाइप्स हमारे पास दो हैं। एक आपके पास जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जिन्होंने एक्स्ट्रा सेल के अंदर जाकर काम करना है, और याद रखिएगा दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। एंड सेकंड वन यू हैव द इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। इंट्रासेल्युलर एंजाइम, दे आर मोर एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा। अच्छा, इंट्रासेल्युलर इटसेल्फ दे हैव द टू टाइप्स। एक वो जो फ्रीली स्कर्टेड है, फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोसोल, और एक वो बाउंडेड हैं जो ऑर्गेनेलीज के साथ, बाउंडेड विथ ऑर्गेनेलीज। तो याद रखिएगा कि जो फ्रीली स्कर्टेड हैं इन द साइटोसोल दे आर वेरी फ्यू, और जो बाउंडेड हैं दे आर मोर एज कंपेयर टू द freely present in the cytosol, or we can say the extracellular enzyme। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ज्यादा हैं तादाद में, और वो आपको ऑप्शन में इन सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, लाइक एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स आर बाउंडेड विद सम ऑर्गेनेलीज। तो अगर आपके पास ये स्किल्स होंगी, आपने ये समझा हुआ होगा टॉपिक, तो आप आंसर कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमें एक और चीज भी डिस्कस करनी है, और वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम किस तरह से बना हुआ है, तो याद रखिएगा एंजाइम्स के अंदर ना हमारे पास आ जाते हैं दो पार्ट्स। एक तो आपके पास नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे अक्सर आपने कोफैक्टर के नाम से जाना होगा, और दूसरा आपके पास आ जाता है प्रोटीनियस पार्ट। सबसे पहले नॉन प्रोटीन पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो कोफैक्टर जो है वो आपके पास अटैच हो, इफ अटैच, तो याद रखिएगा इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इफ अटैच इट विल हेल्प इन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कौन? कोफैक्टर आपका। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा ये कहां पर सबस्ट्रेट को अटैच करवाएगा? इनटू द एक्टिव साइट। समटाइम्स याद रखिएगा कैन आल्सो बी प्रोवाइड केमिकल एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ये एंजाइम को समटाइम्स केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है कि वो रिएक्शन में हेल्प आउट हो सके। कौन? आपका कोफैक्टर। पर कंपल्सरी नहीं है कि ये हर एंजाइम के अंदर प्रेजेंट हो, तो एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है। अच्छा, प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीनियस पार्ट, तो हमारे पास प्रोटीनियस पार्ट
इसमें हमारे पास मजीद दो वेरिएशंस हैं। एक आपके पास आ जाती है एक्टिव साइट, एंड द सेकेंड वन यू हैव द रिमेम्बरिंग ऑफ बोलोपार्ड या ग्लोबुलर प्रोटीन। एक एंजाइम को ड्रॉ करके इसको समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर एंजाइम। यहाँ पर इस साइड पे मैं इसको ग्रीन से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा आपका कोफैक्टर, ये यहाँ पर मौजूद है। अभी एक एंजाइम आ रहा है इसके साथ खुद को अटैच करने के लिए। यहाँ पर ये जो अटैच होगा ना, बेसिकली इसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये आपका ये रहा कोफैक्टर, और बेसिकली दिस होल स्ट्रक्चर जो रिमेम्बरिंग एक्टिव साइट को छोड़ के जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन बोल सकते हो आप। यहाँ बोल सकते हो कि रिमेम्बरिंग पार्ट। And these all characteristics are forming of particular enzymes. So active site where the site where substrate bind. ठीक है जी। और ये जो वो साइट है जहां पर आकर आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटर एंजाइम जो है वो बाइंड होते हैं। अब एक्टिव साइट के अंदर इट्स सेल्फ इनके अंदर दो साइट्स हैं हमारे पास। एक वो जो आप बोल सकते हो बाइंडिंग साइट, और दूसरी वो जिसको आप बोल सकते हो कैटालिटिक साइट। क्योंकि हमें पता है जब सबस्ट्रेट आ रहा है तो उसकी फॉर्मेशन होगी। सबस्ट्रेट आके यहाँ पर अटैच हुआ, इसको अटैच करवा लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि ये एक सब बाइंडिंग साइट है। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब प्रोडक्ट जो है वो बाहर जाकर निकलेगा। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, आपकी कैटालिटिक साइट। नाम से ही जाहिर है कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करवाएगी, यानी कैटालिज्म करवाएगी, ब्रेक डाउन करवाएगी। अब ये सबस्ट्रेट की करवा सकती है, यहाँ बोल सकते हो प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट्स हियर यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कोफैक्टर से रिलेटेड हमारे पास एक और टर्म है। अगर आपके पास याद रखिएगा, अगर कोई एंजाइम है जिसके साथ कोफैक्टर अटैच है, इफ अ एंजाइम विद द अटैच्ड कोफैक्टर अगर किसी एंजाइम के साथ कोई कोफैक्टर अटैच है तो हम उसे क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम। वो हमारे पास है पर्टिकुलरली होलो एंजाइम। अगर कोई ऐसा कोफैक्टर है जिसके साथ कोफैक्टर अटैच नहीं है तो ऐसी साइट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। इसको एक फिगर के जरिए समझते हैं हम। सपोज करें पहले हमारे पास ये एंजाइम था, इसी फिगर को ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी कोफैक्टर अटैच नहीं था, ठीक है जी, यहाँ पर कोई भी कोफैक्टर अटैच नहीं था। अब ये जो एंजाइम है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आपका एपो एंजाइम। ठीक है जी। अगर यहाँ पर आकर कोई कोफैक्टर जो है वो दोबारा अटैच हो जाए, यहाँ पर हम कोफैक्टर को दोबारा अटैच करवा लेते हैं। अब ये एंजाइम क्या कहलाएगा आपके पास, होलो एंजाइम विद द अटैच्ड कोफैक्टर। सो स्टूडेंट्स हियर यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। So now let's discuss about the mechanism of the enzyme. एंजाइम जो है वो किस मैकेनिज्म के अंडर वर्क करता है, इसको सबसे पहले हम एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। ये एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद था, सबस्ट्रेट आके बाइंड हुआ, लेटर देन ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट बन गए। एंजाइम और सबस्ट्रेट ने फिर क्या किया कि एंजाइम को अलग कर दिया और यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर जब एंजाइम की बाइंडिंग हो रही थी सबस्ट्रेट के साथ, ऐसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई। जब बाइंड हो चुका था सबस्ट्रेट तो इसने क्या किया,
अपना मतलब निकालकर उस एंजाइम को छोड़ दिया, और इसे हम क्या बोलेंगे अब, दिस इज योर कैटालिटिक कैटालिटिक आप बोल सकते हो, प्रोसेस बोल दें आप, या कैटालिटिक साइट। तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ कि एंजाइम आया, अटैच हुआ, और एंजाइम खड़ा हुआ था, सबस्ट्रेट आके अटैच हुआ उसके साथ। देन उन्होंने एक अपनी कपल बना लिया एंजाइम सबस्ट्रेट का। देन सडनली क्या हुआ कि सबस्ट्रेट बन गया, उसका अब छोड़ने का मूव हुआ, वो प्रोडक्ट की सूरत में वहां से निकल गया और एंजाइम को अकेला करके चला गया। ओके जी, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बेसिक सी इक्वेशन हमने फॉर्म की for sake of your understanding only। एक और इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। Let's suppose this is your enzyme, oh sorry, this is your substrate A, then this is your substrate B, then this is your substrate C, then this is your substrate D, and lastly you have the E। ये आप समझ लें कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो सबसे फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए पहले सबस्ट्रेट ए को बी में आना पड़ेगा, फिर उसको सी में आना पड़ेगा, फिर उसको डी में आना पड़ेगा, फिर ई के अंदर आएगा। ये आपके पास क्या है, सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर एक एंजाइम को वो हेल्प लेंगे। सपोज कर लें यहाँ पर एंजाइम 1 है, यहाँ पर आपके पास एंजाइम 2 है, हियर यू हैव द एंजाइम 3 एंड लास्टली यू हैव द एंजाइम 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अगर ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर आ जाए तो फिर क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये डायरेक्ट जाकर एक्ट करेगा, ये जाकर एक्ट करेगा इनटू द एंजाइम नंबर 1, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। यानी कि इसने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट ने एक्ट किया एंजाइम नंबर 1 पर, और एंजाइम नंबर 1 उसने क्या किया, उसने रोक दिया कि स्टॉप करो, अब मुझे मजीद प्रोडक्ट की नीड नहीं है। इन केस अगर यहाँ पर ज्यादा एंजाइम प्रोडक्ट की जरूरत हो, प्रोडक्ट स्लो चल रहा है, इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमें इमीडिएटली प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा कि ये जो सबसेट ए देख रहे हो आप, ये जाकर डायरेक्ट ऐड करेगा इनटू द एंजाइम नंबर 4। तो इसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर। ये दो टर्म्स जो हैं, जो अभी अभी हमने डिस्कस की, ये बेसिकली काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रबल में डालती हैं। अच्छा, हम प्रीकर्सर एक्टिवेशन भी बोलते हैं, तो अगर मैं एक्टिवेशन लिखूं तो वो परफेक्ट रहेगा, एक्टिवेशन। ठीक है जी, आई विल डू माई ऑल पॉसिबल एक्टिविटीज फॉर जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, मैं अपने हर मुमकिन कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर आपने देखा कि दो केसेस हमारे पास हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ कि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया था, तो फिर वो प्रोडक्ट गया एंजाइम नंबर 1 के पास कि भाई अब प्रोडक्शन को रोकना है, अब तुम भी रुक जाओ। ठीक है जी, तो इसीलिए इस टर्म को हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन। इन केस हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करेगा कि सबसेट ए जो है वो आपके पास डायरेक्ट जाके ऐड करेगा इनटू द एंजाइम नंबर 4, so you will have so many products, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब ये था हमारे पास मैकेनिज्म एंजाइम का एक इंट्रोडक्शन। रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम वी हैव टू, आप बोल सकते टू मेन मॉडल्स। सबसे पहला मॉडल जो है वो आपके पास आ जाता है लॉक एंड की मॉडल। मेरा अक्सर ये कहना है कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर आप अपना टाइम अगर ना ही वेस्ट करो तो बेहतर, बट कुछ साइंटिस्ट आपके पास बायोलॉजी के अंदर ऐसे मौजूद हैं जिनका आपने नाम याद रखना है, क्योंकि वो आपके पास पास पेपर में काफी ज्यादा पूछे गए। सो लॉक एंड की जो मॉडल है वो आपके पास प्रपोज किया था किसने, एमिल फिशर ने। सबसे पहली बात, इट वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर।
बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस मॉडल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि हर उस रेयर स्टूडेंट को भी अच्छे से समझाना। अब इसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल ले लो। यू हैव अ लॉक और वो लॉक हो चुका है लॉक। अब आपने उस लॉक को खोलना था, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट द की। आपके पास उसकी की नहीं मौजूद। अब आप क्या करोगे? क्या वो लॉक किसी और की से खुल सकता है? ऑफ कोर्सली नॉट। वो किसी और की से नहीं खुल सकता जब तक आप उसकी डमी ना बनवाओ। आप डमी भी किसकी बनवा रहे हो? जो उसके प्री एग्जिस्टिंग की थी। इसके अलावा वो किसी और की के साथ नहीं खुलेगा। यानी देखें वो कितना वफादार है, वो किसी और की के साथ नहीं खुल रहा। कौन? लॉक। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। यहाँ पर बस क्या है कि लॉक जो है वो आपका एंजाइम है और की आपका सबस्ट्रेट है। तो एमिली फिशर ने हमें बताया कि जो लॉक है आपके पास एंजाइम, वो हमेशा उसी सबस्ट्रेट के साथ अनलॉक होगा जो कि उसके लिए बना हो। ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट आप किस तरह से लिख सकते हो कि ऐसी एक्टिव साइट इसकी अकॉर्डिंग क्या थी? एक्टिव साइट जो थी ना वो रिजिड थी। एक्टिव साइट इज रिजिड विच only needs its own substrate for the reaction। इस स्टेटमेंट की बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, बट मैंने इस स्टेटमेंट को ना सिर्फ 2 लाइनों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है ताकि आप जो है वो एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से आंसर कर सको। और कुछ काम नहीं हमने करना यहाँ पर, हमने अभी कोई रटा नहीं लगाना क्योंकि ये आपका एफएससी नहीं रहा। अब आप एफएससी को क्रॉस करके आ चुके हो, तो अब रट्टे का सेशन भी खत्म हो चुका है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ समझना है बात को। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे पास। अच्छा जी, दूसरी बात, ये बात आप याद रखो ना रखो लेकिन ये आपको याद रहेगी। ये जो लॉक एंड की मॉडल है बेसिकली आपके पास एक रिजेक्टेड मॉडल है। क्यों है रिजेक्टिंग मॉडल? इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? एक हमारे पास रिजेक्टेड मॉडल, यानी साइंटिस्ट, कोई और साइंटिस्ट आया, अब उसने क्या किया? इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया और बोला नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। और जो मॉडल आया उसने फिर दूसरा मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, या हम इसे अपनी जबान में मॉडिफाइड लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहली बात, ये मॉडल हमें दिया किसने? प्रपोज्ड बाय कॉशलैंड। कॉशलैंड ने हमें ये सबसे पहली बात, ये हमें मॉडल दिया था। उन्होंने बताया इस मॉडल के अंदर के आपके पास जो एंजाइम है ना उसकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती। वो एक्टिव साइट काफी फ्लेक्सिबल होती है, यानी किसी भी शेप का एंजाइम जो है वो उस पर इजीली अटैच हो सकता है। वेरी सिंपल वर्डिंग, आई डोंट थिंक इसमें कोई मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी कि एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, बोलो आप, या आप बोलो कि सबस्ट्रेट जो आएगा, सबस्ट्रेट विल reshape itself for the attachment of, attachment with अगर लिखें हम attachment with एक्टिव साइट। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। हमें क्या बताया गया कि हमें बताया किसने? हमारे एमिली फिशर ने, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ना वो रिजिड होती है और सबस्ट्रेट भी उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आएगा।
बट हमें क्वेश्चन में हमें क्या बताया कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी बहुत। अगर ये सबस्ट्रेट सपोज करें आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है, तो जब ये अटैच हो जाएगा ना, तो ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग फिक्स करेगा। इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को फिक्स करके इसके अंदर फिट हो जाएगा। अगर आप एक हद तक देखो ना, तो इमल फिशर जो थे ना, वो कहीं ना कहीं जरूर करेक्ट थे, क्योंकि हमने क्वेश्चन के मॉडल में देखा कि सबस्ट्रेट खुद को अटैच करने की कोशिश कर रहा है। एंजाइम कुछ केस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, बट इन ऑल द केस सबस्ट्रेट जो है वो मोस्टली चेंज होता है। तो हम किसी हद तक इमल फिशर को भी करेक्ट बोल सकते हैं, उसकी मेहनत को भी जाया नहीं करने देंगे हम, इसीलिए हम इसको स्टडी करते हैं रिजेक्टेड मॉडल होने के बावजूद भी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म एंजाइम्स आपका यहीं तक था। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या रहता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी। Now we have the factors that affect the enzymes activity. अब हमने क्या डिस्कस किया था कि फैक्टर्स एंजाइम जो है वो काफी सेंसिटिव होते हैं। उनके वो जो होती है, आप बोल सकते हो टेम्परेचर, प्रेशर, सॉरी पीएच, और एंजाइम की अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, आप डिक्रीज करें सबस्ट्रेट लेवल को अगर छेड़ें, तो फिर आपके एंजाइम्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, बेसिकली अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर आता है वो होता है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर किस तरह अफेक्टेबल है टू द एंजाइम्स एक्टिविटी, एंजाइम्स की एक्टिविटी को वो किस तरह से अफेक्ट करता है टेम्परेचर। सबसे पहली बात आपने ये याद रखना है कि जो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम्स एक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? ओ सॉरी, एंजाइम्स एक्टिविटी नहीं, चेंज इन द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको ज्यादा चाहिए, तो आपने टेम्परेचर का चेंज कम रखना है। अगर आप चेंज, याद रखिएगा हम चेंज की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आ रहा है, फॉर सपोज आपके पास ये था एक T1 टेम्परेचर, ये था आपके पास T2 टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या आ जाता है? चेंज इन द टेम्परेचर। सपोज यू हैव द 25 एंड दिस वन इज योर 10, तो इन दोनों के बीच में दरमियान में चेंज कितना आएगा? 15 डिग्री। यानी आपने पूरे 15 डिग्री का चेंज कर लिया, तो उसकी रेट पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे पहले एग्जाम्स आपसे ये इसकी पूछ सकता है कि ये अगर आप टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिड्यूस टू हाफ होगी, या वो इस तरह, लेकिन आपने क्या याद रखना है कि वो जस्ट डिक्रीज होगी, रिड्यूस टू हाफ या बिकम्स 4 टाइम्स बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरी बात, वो आपसे पूछ सकता है रिगार्डिंग द ग्राफ। ग्राफ्स वो आपको कोई भी स्लॉट करके दे देगा और बोलेगा बताएं कि कौन से टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पर ये रहा आपके पास। अब आप देख सकते हो कि अगर आपके पास ये था यहाँ पर रेट ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी एंड हियर इज योर चेंज इन टेम्परेचर, जिस तरह से एंजाइम काम करता रहा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो रीच हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ हम मोस्टली इसे ऑप्टिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब टेम्परेचर के केस में ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद एंजाइम जो है वो, अगर आप इससे भी ज्यादा चेंज लाते हो टेम्परेचर के अंदर, तो फिर वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है ना, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। अगर आप देखो तो टेम्परेचर हमने क्या देखा, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है टू द एंजाइम्स की एक्टिविटी। दूसरी बात हमारे पास क्या थी? वो था आपकी पीएच। याद रखिएगा कुछ एंजाइम जो होते हैं वो रेयर होते हैं इन द पीएच केस, यानी कि हमें पता है पीएच स्केल हमारे पास होता है जिसके अंदर 14 पॉइंट्स होते हैं। तो
अगर आपके पास 7 से डिक्रीज किसी की पीएच है यानी कि वो एक एसिडिक एंजाइम है, और ऑन द अदर हैंड जो बाकी बचे वो आपके पास बेसिक एंजाइम्स हैं। अगर आप किसी एसिडिक एंजाइम्स यानी कि अगर आप एग्जांपल ले लो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो एसिडिक होते हैं, तो अगर आप एसिडिक एंजाइम्स को उठाकर किसी बेसिक मीडियम के अंदर रखो तो फिर वो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, बहुत ही गहराई से अफेक्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द पीएच, और इसका ग्राफ आप किस तरह से प्लॉट करोगे ये भी इसी तरह से होगा। अगर आप ये एसिडिक के लिए ले लो या हम बेसिक के लिए एक और ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसकी भी एक ऑप्टिमम पीएच होगी, हर एक की अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होती है। दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स। अब हम यहाँ पर दो केसेस सपोज कर लेते हैं। एक केस के अंदर अगर आपके पास सबस्ट्रेट जो है ना वो अनलिमिटेड है, अभी आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड है, आप देखोगे कि जितना ज्यादा रेट और जितने ज्यादा एंजाइम्स की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट, यानी ये देखिए ये कंटिन्यूसली ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट भी मौजूद है और एंजाइम्स भी अनलिमिटेड मौजूद है, तो रिएक्शन कैरी ऑन रहेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप सबस्ट्रेट को यहाँ पर लिमिटेड कर दो, अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो लिमिटेड हो गए, अब भी रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, बट रिमेंबर इसका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। एक हद तक ये बढ़ेगा, जब तक आपके पास ये सबस्ट्रेट मौजूद है ये बढ़ेगा, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये कंसंट्रेशन रुक जाएगी, यानी आपके पास एंजाइम्स मौजूद हैं बट यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो खत्म हो चुके हैं, तो आपके पास अब ये ग्राफ जो है वो कुछ स्ट्रेट लाइन में जाना शुरू हो जाएगा। अब हम लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी तो है हमारे पास, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहो बट आपके पास एंजाइम लिमिटेड है, तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बट इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह से बनेगा, एक हद तक ये बढ़ता रहेगा लेकिन अगले ही पल ये रुक जाएगा जब एंजाइम, अब आप इसकी एग्जांपल ले लो, लाइक आपके पास ब्रिक्स थी, 100 ब्रिक्स थी, आपने उन 100 ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, आप सिर्फ अकेले हो और आप किस हद तक उठाओगे, और लेकिन आपके याद रखिएगा आपकी कैपेसिटी जो है वो एक ब्रिक उठाने की है एट अ टाइम, आपने एक ब्रिक उठाई दूसरी जगह पर रखी, अगले पल आया आप दोबारा उठाई, एक हद आएगी जब आप थक जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, आप रेस्ट पर चले जाओगे, आप नहीं उठा पाओगे। सो बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंजाइम जो है वो थक चुका है, अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। सो बेसिकली दीज आर सम रिमेम्बर फैक्ट्स, आप बोल सकते हो फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी, आपने ये याद रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिहाज से ना हमारे पास कुछ एंजाइम्स इनहिबिटर्स आ जाते हैं। इनहिबिटर्स, हमारे पास एंजाइम्स इनहिबिटर 2 टाइप्स के हैं, एक को हम बोलते हैं रिवर्सिबल, दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। एक हमारे पास क्या है इरिवर्सिबल, दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। यहाँ अगर आप बोलो कि इरिवर्सिबल जो होते हैं ना आपके पास, ये एक ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो परमानेंटली आपके एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, और ये जो है ना ये टेम्पररी अकर होते हैं, ये आप बोल सकते हो टेम्पररी है, यानी अगर यहाँ पर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे तो फिर ये मे भी पॉसिबिलिटीज है कि ये हट सकते हैं। अच्छा, रिवर्सिबल इटसेल्फ वी हैव द 2 टाइप्स, मोर 2 टाइप्स।
एक आ जाता है आपके पास कॉम्पिटिटर एंजाइम्स, सेकेंड वन यू हैव द नॉन कॉम्पिटिटर, नॉन कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स नाम से ही जाहिर है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जदोजहद करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये जो है ना, ये एक्टिव साइट पर जाकर अटैच हो जाते हैं, यानी इसके लिए आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है वो फिर मैं भी पॉसिबिलिटी हो कि ये अपनी साइट छोड़ दे। ऑन द अदर हैंड जो नॉन कॉम्पिटिटर है वो काफी इजी होता है, आप बोल सकते हो वो मासूम सा होता है, वो इजीली लीव करके चला जाता है। इसके एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम। सपोज यू हैव एन एंजाइम, हम ले लेते हैं क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हमारे पास हैं। हम किसी भी क्रेब्स साइकिल का आप एंजाइम ले लो, सक्सिनेट हम ले रहे हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजिनेस। तो हमने यहाँ पर लिया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम है ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक एंजाइम। यहाँ पर आकर एक सबस्ट्रेट अटैच होता है और वो सबस्ट्रेट आपको पता है क्या है, सक्सिनिक एसिड। अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इनका प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, हमने इसको बायोएनर्जेटिक्स के केस में इजीली डिस्कस किया था और काफी कॉमनली डिस्कस किया था। और वो प्रोडक्ट क्या है इनके पास, ट्यूमेरिक एसिड। अब अगर क्या हो कि इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर एक आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटर, ये कॉम्पिटिटर एंजाइम्स हैं, और सॉरी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड हो चुका है। पता है आपको ये कॉम्पिटिटर कौन सा है इस केस के अंदर, बेसिकली इट इज अ मेलानिक एसिड। ये कॉम्पिटिटर जो इनहिबिटर आया है ये आपके पास क्या है, मेलानिक एसिड। ये आपके पास कॉम्पिटिटिव मेलानिक एसिड आया है। तो इसने क्या किया, एंजाइम की प्रोडक्शन को रोक दिया। अब हमारे पास ट्यूमेरिक एसिड इतनी ज्यादा तादाद में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उसकी प्रोडक्शन पर काफी गहरा असर हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो। So basically student, there is a factor that affect the enzymes activity। अच्छा, एक लास्ट चीज हमारे पास रह गई है, आपने एंजाइम्स की पीएच वैल्यूज को याद रखना है। कुछ पीएच वैल्यूज यहाँ पर आपके पास बोर्ड पर हम लिख देते हैं। सर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास बोर्ड पर कुछ मैंने एंजाइम्स लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जिनकी पीएच आपने याद रखनी है। ठीक है जी, तो ये आंसर आपसे आस्क भी की गई है एमसीक्यूज में। सबसे पहले आपके पास पैक्सिन है जिसकी पीएच आपके पास 2, देन सक्रोज जिसकी 4.50, देन एंटेरोकाइनेज जिसकी 5.50, उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज, केटालेज, काइमोट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक लाइपेज, आर्जिनेज, इनकी सारी पीएचएस रिगार्डिंग पीएचएस आपके पास लिखी हुई हैं। So I want you to memorize these pH values for your exam। अच्छा स्टूडेंट, मेरा आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या हमारे ब्लड के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट्स में देना है, और अगर होते हैं तो आप बताएं कि कौन से हैं। अगर ब्लड के अंदर एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट तो उसकी रीजन भी आपने देनी है। ठीक है जी, तो ये आपने कमेंट्स में ये छोटा सा जवाब देना है। ठीक है जी, तो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ पर सम अप होता है। ये काफी छोटा सा चैप्टर था। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में एक न्यू चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।